तो मूवी की शुरुआत होती है एक चर्च में, जहां दो काफी धार्मिक भाई मर्फी और लोगन अपनी पारिवारिक प्रेयर कर रहे थे। तब यहाँ के पादरी ने बताया कि यदि आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है और आप उस क्राइम को रोकने की जगह बस देख रहे हो, तो मतलब आप भी उस क्राइम के बराबर हिस्सेदार हुए। तभी ये दोनों भाई इस ज्ञानबाजी को लेकर बाहर सुट्टा फूकने लगे। वैसे सुट्टे से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग द बूनडॉक सेंट्स। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ में पता चला कि ये दोनों एक मीट शॉप में काम करने के साथ साथ अपनी टेंशन निकालने एक बार में भी जाते थे, जहाँ इनका दोस्त रोको भी पहुंच गया, जिसके सामने इस बार के ओनर डॉक ने बताया कि जल्दी ही मुझे ये बार परमानेंटली बंद करना होगा, क्योंकि आजकल रशियन गैंगस्टर मुझे धमकी देते रहते हैं। तभी इनकी बातों के बीच यहाँ वो रशियन गैंगस्टर इवान आया, जो कि डॉक से इस बार को बंद करने के लिए कहने लगा। तब ये देखकर इन दोनों भाइयों की रोको के साथ मिलकर उन गैंगस्टर से तू मैं हो गई, और यहाँ सिर्फ तू मैं नहीं बल्कि तगड़ी वाली हाथापाई भी हुई। जिसके अगले दिन हमें यहाँ दो बॉडीज दिखाई गई, जिसमें कि एक था इवान और दूसरा इवान का चेला। अब रात को यहाँ क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। यस, तो अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने ये ऑफिसर पॉल आया, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था। लेकिन तभी उसके सामने एक दूसरा ऑफिसर अपनी थ्योरी सुनाने लगा कि शायद इन रशियन गैंगस्टर्स की इटालियन गैंगस्टर्स के साथ एक गैंग वार हुई होगी। लेकिन पॉल ने उसे चुप करा के चाय लेने भेज दिया कि चुप, कुछ भी बोलता है। जिसके बाद उसने इस जगह का पूरा जायजा लेकर बताया कि जरूर इस टकले इवान को एक टॉयलेट सीट से मारा गया है, इसलिए यहाँ कोई ऐसा फ्लैट देखो जहाँ पानी का लीकेज हो रहा हो। तभी इन्हें एक रूम मिला, जो कि असल में मर्फी और लोगन का ही था। लेकिन ये दोनों भाई है कहाँ? असल में वो दोनों यहाँ हॉस्पिटल में अपनी मरहम पट्टी कराने आए, जहाँ कुछ ही देर में बारटेंडर डॉग पहुंच गया, जिसने बताया कि पुलिस तुम दोनों को ढूंढ रही है। तब ये सुनकर इन दोनों भाइयों ने उन गुंडों से लूटे हुए सारे पैसे और वेपन डॉग को थमा दिए। जिसके बाद उन्होंने पुलिस की गिरफ्त से बचने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ पॉल अपने ऑफिसर्स को सुनाने लगा, क्योंकि उन्होंने इस केस की डिटेल्स मीडिया में लीक कर दी, जिसकी वजह से मीडिया ने मर्फी और लोगन का नाम न्यूज़पेपर में भी छाप दिया, जो देखकर लोग उन्हें एक हीरो कहने लगे, क्योंकि इन्होंने एक क्रिमिनल का पत्ता साफ किया था। तभी इनकी बातों के बीच यहाँ टूटे फूटे मर्फी और लोगन आ गए, जिन्हें देखकर पॉल ने उनसे अकेले में बात करना चाहा, ताकि दोबारा से उनकी बात मीडिया में लीक ना हो जाए। इसलिए वो उन्हें कोने में लाया, जहां मर्फी और लोगन ने अपने साइड की कहानी बताई कि असल में रात जब हमारी उन गैंगस्टर से लड़ाई हुई, तो हमने गुस्से में उस टकले इवान की ठीक वैसे ही जला दी, जैसे मेरी आपके चैनल सब्सक्राइब ना करने पर चलती है। खैर, तब इन्हें लगा कि ये सारे मिलकर रशियन से जीत गए, तो मैटर भी क्लोज हो गया। लेकिन नहीं जी, क्योंकि अगले ही दिन इवान ने इन दोनों के रूम में धावा बोला, जहां वो लोगन को टॉयलेट सीट से बांधकर मर्फी को अकेले में मारने बाहर ले गया, जो देखकर लोगन ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगाकर उस टॉयलेट सीट को ही उखाड़ लिया। तब वो यहाँ से छत पर पहुंचा, जहां उसने इवान के ऊपर वो टॉयलेट सीट ही गिरा दी। साथ ही उसने दूसरे गैंगस्टर को भी सिल्ली से मार मार के अधमरा कर दिया। जिसके बाद वो मर्फी की मरहम पट्टी कराने उसे हॉस्पिटल में लेकर चला गया। अब पता है, ये कहानी तो एकदम सच थी, लेकिन इन्होंने पॉल को उन लूटे हुए पैसे और गन्स के बारे में नहीं बताया। खैर, तब पॉल ने इनकी बात सुनकर इन्हें छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये केस एक सेल्फ डिफेंस का केस था। इसलिए इनके सीनियर ने मीडिया के सामने गवाही दे दी कि ये केस सेल्फ डिफेंस का था, इसलिए इन दोनों भाइयों को सजा नहीं दी जाएगी। और बस फिर क्या था, पूरी मीडिया ने इन दोनों भाइयों को हीरो का टैग दे दिया। तभी यहाँ जेल में इनसे मिलने रोको भी आया,
जिसने बताया कि कल तुम दोनों जेल से छूट जाओगे। अब इनसे रोको मिलने आया, ये बात थोड़ी ज्यादा याद रखना क्योंकि ये आगे कहानी जोड़ने में काम आएगी। अब रात होते ये लोग सो गए, लेकिन तभी इन दोनों को एक साथ एक ही सपना आया जिसमें ये दोनों शहर के सारे क्रिमिनल्स को मार मार के यहाँ सबकी भलाई का काम कर रहे थे। जो देखकर इन्होंने फैसला किया कि अब ये इस शहर में किसी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगले ही दिन इन्होंने टकले इवान का फोन चेक किया जिसमें कि इन्हें कुछ रशियन गैंगस्टर की डिटेल मिल गई। इसलिए लोगन, जिसे कि रशियन लैंग्वेज आती थी, उसने उन गैंगस्टर से इनके मिलने की जगह का पता निकलवा लिया। दूसरी तरफ रोको, जो कि इटालियन माफिया के लिए काम करता, वो अपने बॉस मार्को से मिला जिसका लेफ्ट हैंड विंसेंजो भी यहीं बैठा था। तब हमें पता चला कि अभी इनका माफिया बॉस मार्को काफी गुस्सा है क्योंकि कल रशियन माफिया के साथ लड़ाई में रोको भी शामिल था। इसलिए मार्को ने रोको से एक फनी जोक सुना जो कि ये था कि पता नहीं, रशियन जोक था ना इसलिए समझ नहीं आया। खैर, तब मार्को ने रोको को एक गन में 6 गोलियां दी कि तुम्हें एक होटल में जाकर 9 रशियन गैंगस्टर्स का खेला करना होगा। वाह, 6 गोली से 9 गैंगस्टर्स का खेला। हाँ, जॉन विक का सैंपल है ना ये। खैर, दूसरी तरफ मर्फी और लोगन रशियन गैंगस्टर्स पर हमला करने के लिए पहले अपनी तैयारी करने आए, जिसके लिए इन्होंने कुछ इलीगल गन्स और रस्सी वगैरह ले ली। रस्सी ले ली? कपड़े सुखाने जा रहे हैं क्या? जो भी हो, अब ये उन रशियन गैंगस्टर्स के होटल में जाने लगे। जहाँ इन्होंने जो किया वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन इस कांड की इन्वेस्टिगेशन करने पॉल अंकल पहुंच गए, जिन्होंने देखा कि यहाँ तो गैंगस्टर्स का तगड़ा वाला हत्याकांड हुआ है। जहाँ उसने अपने साइंटिस्ट दिमाग से पता लगाया कि असल में यहाँ 2 लोग आए जिन्होंने 9 क्रिमिनल्स को खर्च कर दिया। साथ ही उन्होंने बॉडीज की आंखों पर कॉइंस रखे हैं, जिसका मतलब कि वो किलर्स काफी धार्मिक हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आओ देखते हैं यार। असल में जब इन दोनों भाइयों ने होटल के वेंटिलेशन में एंट्री ली तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ रशियन गैंगस्टर्स के कमरे का शाफ्ट टूट गया, जिससे कि ये दोनों भाई हवा में लटक गए। जहां से लटके लटके ही इन्होंने उन 9 रशियन गैंगस्टर्स को स्वर्ग की रशियंस के पास ही भेज दिया। तभी उन्होंने अपनी रस्सी भी काटी, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस रशियन बॉस से एक प्रेयर कराई और उसकी प्रेयर खत्म होते ही बॉस की मेंटोर जिंदगी को चबा लिया। तभी इन्होंने देखा कि यहाँ तो काफी पैसे भी पड़े हैं, जिन्हें वो उठाते कि इतने में यहाँ गेट पर किसी ने नॉक किया। असल में ये रोको था, जिसके साथ ये दोनों किलर बनते हुए मजाक करने लगे। तब रोको की भी लुप लुप हो गई, लेकिन फिर इन्होंने उसके सामने अपना मास्क उतार दिया, जो देखकर रोको की जान में जान आई। तब वो बोला भी कि मुझे मेरे इटालियन बॉस मार्को ने यहाँ इन रशियंस को मारने भेजा था, लेकिन तुम दोनों ने इतने गैंगस्टर्स को कैसे मारा? तब ये दोनों रोको के ही घर पर पहुंचे, जहां इन्होंने उसे बताया कि हम हमारी आम जनता को इन क्रिमिनल से बचाना चाहते हैं। इनकी ये सब बातें चली रही थी, जिस बीच इन्होंने काफी दारू भी पी ली। और बताओ, इस बेचारी पुसी को नहीं पिलाई, क्योंकि रोको ने अपनी एक्साइटमेंट में इस पुसी को दारू नहीं बल्कि अपनी बंदूक से एक गोली दे दी, जो देखकर वो काफी डर गए। लेकिन फिर अपनी नशे की हालत में ये थोड़ा बहुत कलेश मचाकर यहीं सो भी गए। अब अगले दिन लोगन ने रोको को समझाया कि देखो, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुम किसी भी हालत में 6 गोलियों से 9 गैंगस्टर्स को नहीं मार पाते, इसलिए शायद तुम्हारा बॉस मार्को तुम्हें ही मारना चाहता था। तब ये सुनते ही रोको को गुस्सा आया, इसलिए वो यहाँ से मार्को के पास निकल गया। दूसरी तरफ ये चर्सी की तरह बैठे ही थे कि इतने में यहाँ रोको की 2 तो गर्लफ्रेंड आ गई। क्या बात है रोको भाई, 3 पुसी लेकर घूम रहे हो। खैर, तभी है थोड़ी देर में रोको भागता हुआ आया, जहाँ वो काफी डरा हुआ था। इसलिए वो बोला कि हमें जल्दी से कहीं दूर भागना होगा, जिस पर इन दोनों भाइयों ने उससे पूछा भी कि आखिर हुआ क्या। तब रोको ने बताया कि असल में जब वो मार्को के बार में पहुंचा तो वहाँ सब लोग उसे देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि रशियंस ने रोको की बजा दी होगी। इसलिए उसने गुस्से में
उस बार में काफी लोगों को मार दिया। और कैसे मारा, आओ देखते हैं। कि जैसे ही वो बार में घुसा तब उसने दो गुंडों पर बड़े ही कैजुअल तरीके से अपनी गन चलाई और बारटेंडर को भी अपनी बंदूक से हाई कर दिया। नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहां इन्होंने प्लान किया कि अगर हमें उस मार्को से बचना है तो सबसे पहले हमें उसके राइट हैंड विंसेंजो का खेला करना होगा, जो कि रंगीन मिजाज के क्लब में ही रहता था। तब यह जानकर इन्होंने रात होते ही उस क्लब में एंट्री ले ली, जहां कांड के बाद फिर से हमारे पॉल अंकल इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गए। जहां इस बार की एम्प्लॉय ने बताया कि यहाँ 3 किलर्स आए थे। इसलिए पॉल की वो थ्योरी फेल हो गई कि इस हत्याकांड को सिर्फ 2 लोग ही अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसकी बुद्धि और गर्म हुई जब उसे पता चला कि मार्को के बार में भी एक किलर ने कुछ क्रिमिनल्स के तोता मैना उड़ा दिए, जिसकी वजह से उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, वो ये जरूर समझ गया कि ये जो भी किलर्स हैं वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन असल में कांड हुआ कैसे, आओ देखें। कि जैसे इन तीनों ने क्लब में एंट्री ली तो यहाँ ये बिना देखे धुआंधार फायरिंग करने लगे, जिसमें कि इन्होंने विंसेंजो के साथ साथ बाकी और क्रिमिनल्स का भी खेला कर दिया। दूसरी तरफ मार्को की भी बुद्धि गर्म होने लगी, क्योंकि उसका ही एक आदमी रोको अब उसके खिलाफ था। इसलिए उसने अपने फादर से इनके सबसे बड़े किलर को जेल से निकलवाने की बात कही, जिसका नाम था कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे नाम देंगे ड्यूस। और इसको इन्होंने इसलिए निकलवाया ताकि ये उन तीनों का खेला कर सके। यहाँ रोको ने इन्हें एक और हिटमैन के बारे में बताया जो कि मार्को के लिए काम करता था। तब इन्होंने सोचा कि ये उस हिटमैन को उसके अड्डे पर जाकर ही मार देंगे, जहाँ वो अक्सर पोकर खेलता रहता था। इसलिए ये एक मिनी वैन में बैठकर उसके अड्डे के बाहर पहुंचे, जहाँ फिर से हमारे पोल अंकल ने सारी सिचुएशन बताई कि देखो भाई क्या क्या हुआ होगा। हमारे हीरो अंदर घुसे, जहाँ इन्होंने पहले तो सभी क्रिमिनल्स को चटका दिया, लेकिन अभी इन्हें यहाँ वो हिटमैन नहीं मिला, क्योंकि हिटमैन तो यहाँ मुर्गा बना हुआ था। खैर, तब जैसे ही हिटमैन बाहर आया उसने डायरेक्ट रोको पर ही अटैक किया, जहाँ मर्फी ने रोको को एक बॉल देकर उससे हिटमैन पर इतनी हिट्स लगवाई कि वो वहीं मारा गया। जिसके बाद ये यहाँ से सारे पैसे वगैरह लूटकर भागने लगे। लेकिन तभी बाहर सबसे खतरनाक किलर ड्यूस पहुंचा, जो अपनी थोक के रेट में लाई गन्स का इस्तेमाल करके इन तीनों से क्रॉस फायरिंग करने लगा, जिसके बीच एक गोली रोको की उंगली में भी लग गई। लेकिन तब भी ड्यूस की गोलियां खत्म हुई तो वो यहाँ से निकल गया। जिसके बाद ये तीनों भी अपनी तेड़ा फाड़ी में रोको की कटी हुई उंगली को छोड़कर यहाँ से भाग निकले, जो उंगली पॉल को यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हुए मिल गई। दूसरी तरफ इन दोनों भाइयों को पता था कि पॉल अब उन्हें नहीं छोड़ेगा, जिस पर रोको बोला कि क्यों ना हम उसका भी खेला कर दें। लेकिन मर्फी और लोगन दोनों ने मना किया कि नहीं, जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो हम उसके साथ कोई गलत नहीं करेंगे। यहाँ जब पॉल ने रोको की फिंगर स्कैन करी तो उसे रोको की सारी डिटेल मिल गई। तब उसे ये भी याद आया कि ये आदमी तो मर्फी और लोगन से मिलने जेल में भी आया था, जिससे वो समझ गया कि ये सारा करा धरा इन दोनों भाइयों का ही है। लेकिन तब वो इस बात से परेशान हुआ कि अभी उसे उन्हें अरेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो लोग तो क्रिमिनल्स को ही मार रहे हैं। इसलिए वो अपने सवालों का जवाब लेने यहाँ चर्च में जाने लगा, जहाँ चर्च में मर्फी और लोगन पहले से मौजूद थे। तभी रोको ने भी पॉल को देख लिया, इसलिए वो भागता हुआ यहाँ पादरी के पास पहुंचा, जहाँ पॉल तो अपना कन्फेशन पादरी को देने आया, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही रोको से मारना चाहता था, जिसे कि लोगन ने रोक लिया कि नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। जिसके बाद पॉल ने पादरी से काफी सलाह मशवरा करी, जिससे कि इन्हें पता चला कि अब पॉल इनकी साइड से ही काम करेगा। इसलिए इन्होंने उसे थोड़ी देर बाद फोन करके बताया कि आज रात हम उस इटालियन माफिया बॉस मार्को का खेला करने उसके घर जाएंगे, इसलिए तुम हमारे लिए उस किलर ड्यूस को संभाल लेना।
जबकि पॉल जानता था कि मार्को का पूरा घर गैंगस्टर से भरा होगा, जो कि सही बात निकली, क्योंकि जब रात को ये तीनों उस घर में घुसे तो वहां उन गैंगस्टर्स ने इन्हें पकड़कर बजाना शुरू कर दिया। तभी यहाँ मार्को आया, जिसने अपना गुस्सा निकालते हुए सबसे पहले रोको को ही शूट कर दिया, जो देखकर ये दोनों भाई रोने लगे कि नहीं रोको, तुम्हारी सांस नहीं रोको। दूसरी तरफ मार्को अपने गैंगस्टर्स को दोनों भाइयों का काम तमाम करने का ऑर्डर देकर अपनी रशियन से मिलने निकल गया, जहां उसके पीछे से इस घर में एक और रशियन आई। तब हमें पता चला कि असल में ये पॉल ही है, जो एक कॉल गर्ल बनकर इस घर में घुस गया, जहां उसने एक एक करके इन गैंगस्टर्स की चटनी निकाल दी। लेकिन इतने में यहाँ ड्यूस पहुंचा, जिसने पॉल को एक बार में ही बेहोश किया। दूसरी तरफ अंदर इन दोनों भाइयों ने अपनी चैन खोलकर बचे हुए गैंगस्टर्स को आड़े में ले लिया, जिसके बाद वो दोनों रोको के लिए प्रेयर करने लगे कि तभी इनके पीछे से ड्यूस आया। और सिर्फ ड्यूस नहीं, बल्कि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी आया कि असल में ये दोनों ड्यूस के ही बेटे हैं, जिन्हें वो इनकी फैमिली प्रेयर से पहचान गया। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे आई, जहाँ मार्को को ट्रायल के लिए कोर्ट में लाया गया, लेकिन उसको सजा दिलाने के लिए काफी सबूत नहीं थे। इसलिए इसी बीच यहाँ ड्यूस, मर्फी और लोगन भी पहुंचे, जिन्होंने इस पूरे कोर्ट को गन पॉइंट पर ले लिया, जिसमें कि उनकी मदद खुद पॉल ने भी की। तभी अंदर इन्होंने बताया कि हमारा मिशन सिर्फ इन क्रिमिनल्स को खत्म करना है, ताकि ये लोग किसी भी निर्दोष की जान ना ले सके। और ये कहकर इन्होंने मार्को से एक लास्ट प्रेयर करा के उसका काम भी यहीं तमाम कर दिया। जिसके बाद मीडिया आम जनता से पूछने लगी कि आपके हिसाब से वो तीनों बाप बेटे सही हैं या गलत, जहाँ काफी लोग उनसे खुश थे और काफी लोग नाखुश भी। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों, ये सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताना। बाकी हाँ दोस्तों, अभी दोनों चैनल मैनेज करने में थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर शाउट आउट कम आ रहे हैं, लेकिन दूसरे चैनल पर आपको कंटेंट और शाउट आउट जरूर मिलेंगे। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन, ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन सब जगह मिल जाएगी। इसी के साथ ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।